हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा नया चैप्टर चालू हो चुका है जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन्स का आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग सीख लिया था और कौन से ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, कौन से कीटोन्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वो हम लोगों ने बात कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैसा कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है और कैसे हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखो। अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहूँ तो इस कार्बन के लिए एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो एक सिंपल तरीका तो वही है कि जब कार्बन के पास सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर वो एक पाई बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, दो पाई बॉन्ड बनाता है तो sp होता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज ये कार्बन होगा। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज ये कार्बन है तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना निकल के आएगा, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करूँ तो ये 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री निकल के आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p2 लिखूंगा, जो कि ग्राउंड स्टेट में होता है। अगर मैं यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में इसको लेके जाऊँ तो एक s से इलेक्ट्रॉन को p में भेज दूंगा, ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। एक s में इलेक्ट्रॉन है और 3 p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। एक s में इलेक्ट्रॉन है और 3 p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है। ये आपका s है, ये आपके p है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड बना हुआ है जो कि p पाई बॉन्ड है। साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा कार्बन का p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड। यानी कि एक p ऑर्बिटल तो किस में चला गया, पाई बॉन्ड बनाने में चला गया। बचे क्या, एक s और एक s 2p बचे, जिससे 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसका नाम होगा sp2 sp2 sp2। बात समझ में आती है। और एक प्योर p ऑर्बिटल यहाँ पे बचा हुआ है जो किस में काम आएगा, पाई बॉन्ड बनाने में काम आएगा, sp2 इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप एक पाई बॉन्ड मान के कर लो, या फिर आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से भी कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू 3 आती है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। जो भी तरीका आप अपनाना चाहो, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, आपको विद एक्सप्लेनेशन बता दिया, आपको डायरेक्ट बता दिया। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, इस कार्बन के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इस कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं, यानी कि 0, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आएगा, sp2 निकल के आएगा। तीनों तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। और क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कैसा होगा, 120 डिग्री होगा। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर। पंखे जैसी ज्योमेट्री होती है, पंखे जैसी। पंखे का बीच का गोला होता है, उससे 3 पंखुड़ियां निकली होती है। तीनों पंखुड़ी को आपस में ज्वाइन करूंगा तो ट्राइंगल बनेगा और वो सारा का सारा माल एक प्लेन में होगा, इसलिए ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा। तो ज्योमेट्री यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है और इस सारा का सारा जितने भी एटम्स होंगे वो सब एक प्लेन में आ रहे हैं, इसलिए ट्रायगोनल प्लेनर यहाँ पे ज्योमेट्री होगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 होगा। किसका हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर आपके लिए 3 निकल के आते हैं। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पर आपके लिए 1 निकल के आ रहा है। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे आप देखोगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड तो यहाँ पर दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस फॉर्म में है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, यानी कि लोन पेयर के फॉर्म में। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 लोन पेयर रखता है। आओ उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा होगा। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक p पाई ऑर्बिटल, एक p पाई ऑर्बिटल यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। एक p पाई ऑर्बिटल यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। बात समझ में आती है। इस तरह से पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पर पाई बॉन्ड के फॉर्म में। बात समझ में आती है किस तरह से पाई बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखो
यहाँ पर इस पाई बॉन्ड की वजह से इसके नेचर को देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर अगर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मुझे पता है कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से, इस पाई बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दूंगा तो ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अगर कार्बन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। कैसा हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती है वो हमारे लिए किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये स्पीशी कैसी हो गई है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो गई है, जो कि हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर हमारा अटैक कार्बन पॉजिटिव से हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये पूरी की पूरी ओवरऑल कहानी थी किसके बारे में, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड किसके बीच में बनता है, और पाई बॉन्ड का नेचर कौन सा होता है, और किस तरह से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक नेचर दोनों के दोनों शो करता है। बात समझ में आती है, कैसा शेप होता है, कैसी ज्योमेट्री होती है, ट्रायगोनल प्लेनर यहाँ पे ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है, क्लियर है बात, है ना। यहाँ पे आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो प्लस और माइनस में ब्रेक कर सकते हो, वरना यहाँ पे आप पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव भी बना सकते हो। अगर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर होता है। अब बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन के कुछ कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले उनको पढ़ेंगे, फिर अल्डिहाइड के पर्सनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कीटोन के पर्सनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिससे केवल अल्डिहाइड ही बन सकता है, कीटोन ही बन सकता है, फिर उनको पढ़ेंगे। तो पहले कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के, फिर अल्डिहाइड का पर्सनल, फिर कीटोन का पर्सनल देखेंगे। फटाफट से आप लोग ये पोस्ट करके नोट डाउन कर लेंगे, फटाफट से पोस्ट करके नोट डाउन कर लेंगे ये पूरी की पूरी जानकारी। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कार्बन का, तो बहुत सिंपल सा तरीका तो एक ही है कि कार्बन कितने पाई बॉन्ड्स बना रहा है, 1 बना रहा है तो sp2, 2 बना रहा है तो sp, क्योंकि 1 p किस में चला गया, पाई बॉन्ड बनाने में, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है तो 2 p पाई बॉन्ड बनाने में चले गए। यहां पे लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे देख चुके हैं, तो हम फटाफट से उसको लिखते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहला मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की पूरी एक टेबल बनवाई थी अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में, तो पूरी की पूरी वही टेबल दोबारा से यहाँ पे फॉर्म करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 तरह की रिएक्शन हो सकती है। आपने अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, यहाँ पर क्या लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, तो मैं आपको बोलता था हमेशा ऑक्सीडेशन किस बेसिस पे होता है कि कार्बन से कितने हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। आप यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर डाल देते हो तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में, और अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, RCOOH में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 1 डिग्री अल्कोहल की मदद से मैं एसिड भी बना सकता हूँ, अल्डिहाइड भी बना सकता हूँ, डिपेंड करेगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा दिया हुआ है। इसी तरह से 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, याद आ रहा होगा आपको, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें आप चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कीटोन का प्रिपरेशन देखने को मिलेगा जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। अगर आपने यहीं पे 3 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है तो 3 डिग्री, ये कौन सा था, ये 2 डिग्री अल्कोहल था, है ना, ये 2 डिग्री अल्कोहल था। यहाँ पर अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है
तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर लिया है। तो कॉमन मेथड्स हम लोग देखेंगे, कॉमन रिएजेंट्स देखेंगे जिसके थ्रू हम ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल को अल्डिहाइड और कीटोन में बदल सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड प्राप्त होता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है। सब में प्रोसीजर यही चलने वाला है, केवल और केवल रिएजेंट बदलेंगे। फटाफट से इस चीज को पोस्ट करके नोट डाउन करो। हम लोग एक टेबल बनाते हैं क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, है ना। रिवाइज करवा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चल रहा है। अब मेरे को पता रिवीजन आप लोग करते नहीं हो, मक्कार लोग हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम पढ़ाने का है, बाकी काम आपका है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज होने वाले हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा। ऑलरेडी ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं पहले भी कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएंगे और 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर क्या बनाएंगे। आ जाओ फटाफट से। सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर KMnO4 ले लेते हैं। सेकेंड नंबर पे K2Cr2O7 ले लेते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पर CrO3 प्लस H2SO4 ले लो, चाहे CrO3 प्लस H2O ले लो, चाहे CrO3 प्लस एसीटोन ले लो। ये तीनों ही एक जैसा बिहेव करते हैं और इन तीनों को ही जोन्स रिएजेंट बोला जाता है। इन तीनों को ही जोन्स रिएजेंट बोला जाता है। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर PCC ले लेते हैं। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर PDC ले लेते हैं और सिक्स नंबर पे यहाँ पर कॉपर हीट ले लेते हैं। PCC इज व्हाट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, कॉपर हीट। ये सारे के सारे रिएजेंट्स ऑलरेडी हम लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में पढ़ के आए थे कि किस तरीके से अल्कोहल से हम कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके। यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाली बात चल रही है। ये तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तक, जबकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हमें कहाँ तक लेके जा सकते हैं, अल्डिहाइड तक। तो यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहाँ सिंपली लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे आप KMnO4, K2Cr2O7 और CrO3 प्लस H2SO4 कुछ भी ले लो। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाली बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो वहाँ पे वापस से ये चीज़ रिपीट होगी, तो बार बार बताने का मतलब नहीं है, तुरंत बोल के निकल जाऊंगा। अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, PDC या कॉपर हीट लिया हुआ है, जहां पर कॉपर हीट को डिहाइड्रोजिनेटिंग रिएजेंट भी बोला जाता है। कॉपर हीट ले लो या फिर सिल्वर हीट ले लो, इसको क्या बोला जाता है, डिहाइड्रोजिनेटिंग रिएजेंट भी बोला जाता है। डिहाइड्रोजिनेटिंग इसलिए बोला जाता है, ऑक्सीजन से, यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देता है, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है हीट की प्रेजेंस में। तो दीज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। किस में बदल देंगे, एल्डिहाइड में बदल देंगे। चाहे आपने पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लिया हो, चाहे पिरिडियम डाइक्रोमेट लिया हो, चाहे कॉपर हीट लिया हो, आपका 1 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू RCOH, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपने यहाँ पर कोई भी लिया हो, स्ट्रॉन्ग लिया हो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हो, 2 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू, सारा का सारा 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो आपका कीटोन में बदल जाएगा। चाहे सिमेट्रिकल कीटोन हो चाहे अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, सारा का सारा किस में बदल जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में। कोई सा भी यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, प्रोसीजर वही रहेगा जो मैं रिएक्शन लिख के आया हूँ अभी, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, CrO3, H2SO4, PCC और PDC, ये यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते 3 डिग्री अल्कोहल को, कोई ऑक्सीडेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन कॉपर हीट जो है वो डिहाइड्रोजिनेटिंग रिएजेंट है, मतलब हमें क्या निकालना है, वाटर निकालना है। तो 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर हीट के साथ, जहां पर हीट लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ली जाती है, कितनी, 300 डिग्री सेल्सियस ली जाती है। चाहे आप कॉपर हीट लो चाहे आप सिल्वर हीट लो, तो 3 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू एल्कीन। ऑलरेडी इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको वहीं पे करा चुका हूं, दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ये बस रिवीजन के तौर पे मैंने आपको फटाफट से टेबल लिखवा दी।
तो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिसकी मदद से हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख चुके हैं अल्डिहाइड और कीटोन का, दोनों कॉमन मेथड से इसलिए एक साथ ही पढ़ा दिए। बात समझ में आती है। यहाँ पर दो रिएक्शंस कवर अप हो गई है जो एनसीईआरटी में लिखी है, एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा डिहाइड्रोजनेटिंग रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। बात समझ में आती है। अब एक रिएक्शन जो है हमने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ी थी, वो कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? ओजोनोलिसिस। तो उस ओजोनोलिसिस को डील करते हैं। ओजोनोलाइसिस से भी हम लोग यहाँ पर फटाफट पोस्ट करके नोट करोगे आप, ओजोनोलाइसिस से भी हम यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की मदद से हम लोग अल्डिहाइड कीटोन बना पाएंगे। यहाँ पर अल्कोहल की मदद से बनाया था, अब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मैं यहीं पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहीं पे तुरंत प्रभाव से आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक साथ ही सिखा देता हूँ। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं यहीं पे सिखा दूंगा, ताकि मेरा आधा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना। और आपको भी समझने में आसानी होगी कि भैया ये बात सही थी कि एक साथ पढ़ा दिया तो सही रहा, यहीं कहीं कंपैरिजन हो जाएगा। सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या ले सकते हैं? यहाँ पर सबस्ट्रेट में आप एल्कीन ले सकते हो, एल्काइन ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स को आप ले सकते हो। बेंजीन से रिलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स को आप यहाँ पे ले सकते हो। ये आपके सबस्ट्रेट हो गए, यानी कि रिएक्टेंट हो गए, जहाँ पे आपने हाइड्रोकार्बन्स लिए हुए हैं। रिएजेंट यहाँ पर कौन होगा? अब यहाँ पर दो तरीके के रिएजेंट चलते हैं, यहाँ पर दो तरीके के रिएजेंट चलते हैं। सबसे पहला रिएजेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, O3 जिंक वाटर। O3 जिंक वाटर, O3 का मतलब ओजोन, जिंक और वाटर। अगर आपको O3 जिंक वाटर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। क्या होगा यहाँ पर? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा। कैसे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा वो बताऊंगा। यहाँ पर जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस देखेंगे। O3 जिंक वाटर की मदद से हम एल्कीन, एल्काइल, बेंजीन से, एल्कीन से, एल्काइन से और बेंजीन से हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। जबकि आपने अगर यहाँ पर और करके लिख रहा हूँ, यदि आपने यहाँ पर O3 को सिर्फ वाटर के साथ ले लिया, O3 को सिर्फ वाटर के साथ ले लिया, तो फिर यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होने लगता है। क्या होने लगता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होने लगता है। यहीं पे बहुत सारी और रिएक्शन बता देता हूँ, इसके साथ और क्या क्या हो सकता है। आप O3 वाटर ले लो, आप O3 H2O2 ले लो, और या फिर आप हॉट KMNO4 ले लो, हॉट KMNO4 ले लो, कॉन्सनट्रेटेड KMNO4 ले लो, हॉट KMNO4 ले लो, या फिर कॉन्सनट्रेटेड KMNO4 ले लो। ये सब रिएजेंट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करने में काम में आते हैं। हालांकि जो आपका अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है उसमें सिर्फ O3 जिंक वाटर का जिक्र किया हुआ है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का जिक्र किया हुआ है, इन सब का नहीं किया हुआ। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही पढ़ेंगे वापस से इन सब का जिक्र भी आ जाएगा, तो वहां पे जाके दोबारा से पढ़ेंगे। वहां मैं सिर्फ फटाफट से रिएक्शन लिख के आगे बढ़ जाऊंगा याद दिलाने के लिए, तो वहां का काम भी हम यही कर लेते हैं, क्योंकि सेम ही प्रोसीजर है, कोई चेंजेस नहीं है। हल्का सा चेंज होगा प्रोडक्ट में। बात समझ में आती है? हल्का सा चेंज से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। देखना, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, तीनों एक साथ नहीं लेना। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या ये ले लो, इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर आपको दिया हुआ है तो दिस विल बिहेव एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, दिस विल बिहेव एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बात समझ में आती है? ये आपके रिएजेंट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे। बात करते हैं प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिज्म आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसलिए मैकेनिज्म आपके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, और मैं बताऊंगा भी नहीं बोर्ड के लिए। यहाँ पर अपन सीधे प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट की यहाँ पे बात करते हैं। प्रोडक्ट, अगर यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो प्रोडक्ट अलग बनेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो प्रोडक्ट अलग बनेंगे। यदि आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया है फर्स्ट, अगर आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया है किसके द्वारा? O3 जिंक वाटर के द्वारा, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से आपको अल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। जबकि डाई
कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से आपको यहाँ पे डाई कार्बोनिल मिलेंगे, मतलब एक ही कंपाउंड में अल्डिहाइड कीटोन भी आ सकता है, दो कीटोन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। मैं बताऊंगा, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो, यहाँ पर आप लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो, तो उस केस में आपके प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलेंगे, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्काइन, अगर आपने एल्काइन लिया है तो आपको प्योरली कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। एल्कीन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड भी मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन सा डिग्री का क्या बन रहा है, उस पर बात करेंगे अपन अभी। कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको, एल्काइन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। हमें मेन मुद्दा हमारा किस पे रखना है, एल्डिहाइड कीटोन में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे रखना है। एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन मिल रहा है, अल्काइन से डाइकार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है। जबकि ऑक्सीडेटिव में आप देखोगे तो ऑक्सीडेटिव में कार्बोक्सिलिक एसिड वाली बात आ रही है, यानी कि इन एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसको मैं 3 तरह के एल्कीन अल्काइन पे लगाने वाला हूं पूरे प्रोसीजर को, और आपको ये सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अपन खूब सारे एग्जांपल्स कर लेंगे, देखते हैं कैसे। पोज करके आप लोग नोट करेंगे इस पूरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ये आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, रिवीजन करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। रटना नहीं होता, किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करा करो। यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, 3 तरह के एल्कीन लूँगा। यहाँ पर मैंने ले ली RH और यहाँ मैंने ले लिया R-H, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, O3 जिंक वाटर के साथ, और इसी की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, O3 वाटर ले लो, चाहे O3H2O2 ले लो, चाहे आप कॉन्सेंट्रेटेड केमिनोफोल ले लो, तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। ये हमारी फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे देखोगे तो मैं यहाँ ले लेता हूँ R, यहाँ R' डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R डबल डैश, और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सबसे पहले आप इसको O3 जिंक वाटर से ट्रीट कर रहे हो, और सेकंड नंबर पे आप इसको O3H2O से ट्रीट कर रहे हो, चाहे O3H2O2 ले लो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड केमिनोफोल ले लो। अभी यहाँ पे जगह कम है, एल्काइन की बात बाद में कर लेंगे, पहले बात कर लेते हैं एल्कीन की। कुछ नहीं करना आपको, जहाँ पे भी ओजोनोलिसिस की बात आए, आपको इस तरह से यहाँ पर 2 ऑक्सीजन को रख देना है, कट कर देना है इस पाई बॉन्ड को। इस पाई बॉन्ड को कट कर दिया, ऑक्सीजन रख दिया, यानी कि इस पाई बॉन्ड से ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इस पाई बॉन्ड से ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो, इस पाई बॉन्ड से ये ऑक्सीजन जुड़ गया, प्लस इस पाई बॉन्ड से भी ये ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है। दिखता है आप लोग को, इस पाई बॉन्ड से भी ऑक्सीजन जुड़ गया, इस पाई बॉन्ड से भी यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। इस तरह से हम लोगों ने कट किया, आपसे मैकेनिज्म कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया है, यहाँ पर कौन सा ओजोनोलिसिस क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या है, यहाँ पर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको क्या फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखोगे तो इस अल्डिहाइड के पास अभी भी एक हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन जो होता है बेसिकली उसमें देखा जाता है कि कार्बन से कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। अगर 1 हाइड्रोजन है तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 बार ऑक्सीडाइज हो सकता है, 3 है तो 3 बार हो सकता है, 4 है तो 4 बार हो सकता है। पर्टिकुलर कार्बन पे अगर जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा बार वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। यहाँ पर ये रिडक्टिव नेचर का था, यहाँ पर जिंक जो है वो इसकी ताकत को कम कर रहा है, इसलिए हम सिर्फ अल्डिहाइड तक ही यहाँ पर जा सकते हैं। जिंक विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन नीचे वाले केस में आप देखोगे तो जिंक यहाँ से हट चुका है, ये खुला शिकारी हो चुका है, जहाँ तक चाहो वहाँ तक ऑक्सीडाइज करके आपको दे देगा। तो जहाँ तक चाहो वहाँ तक आपको ऑक्सीडाइज करके देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि इनका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। दिस विल कन्वर्ट इनटू OH, और यहाँ पर भी ये R' ये जो H है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल रहे हैं, जबकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कब तक देखने को मिल रहा था, जब एक तरफ हाइड्रोजन लगे हुए थे। सेकंड केस में आप लोग यहाँ पर देखो, जब आप इस
एल्कीन को ब्रेक करोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन रखोगे, इस पाई बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इस पाई बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ से जो हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इस कीटोन का, और यहाँ से हमें जो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इस अल्डिहाइड का। यानी कि अगर आपकी एल्कीन कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड है कि दोनों तरफ आपके कार्बन आ रहे हो और इस तरह एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन आ रहा हो, तो उस केस में आपको एक तरफ से कीटोन और एक तरफ से अल्डिहाइड मिलेगा। अगर यहाँ पे दोनों ही तरफ आपकी कार्बन आते होते तो सिर्फ हमें कीटोन का ही फॉर्मेशन दोनों तरफ से देखने को मिलता। यहाँ पे R डबल डैश कर लेंगे। अब आप खुद ध्यान से देखो, ये बात थी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की, यहाँ पे बात है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस खुला शिकारी है, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि कार्बन के पास डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है या नहीं है। इस कार्बन के पास डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन आपके केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसीलिए मैंने लिखा था एल्कीन जो है उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड देता है, जबकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमें सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलते हैं एल्कीन से, है ना। और एल्कीन से ही हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाता है। डिपेंड करेगा आपका अल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन बन रहा है, उसमें हाइड्रोजन है या नहीं है, उस हिसाब से आप उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव साथ में ले रहा हूँ। प्रिपरेशन मेथड किसका चल रहा है, अल्डिहाइड कीटोन का, लेकिन साथ के साथ आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बताते जा रहा हूँ। पहले वाले केस में भी अमन ने 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया था, सेकेंड वाले मेथड में भी देख लो आप, मतलब जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल किया था उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। यहाँ पर भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। बात समझ में आती है। अब एल्काइन वाली बात लेंगे, फटाफट से आप इसको पोज करके लिख लो, फटाफट से पोज करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो। जिस तरह के आप बच्चे हो, मक्कार हो तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, वरना लिखोगे। तीसरा केस यहाँ पे ले लेते हैं एल्काइन का, तीसरा केस यहाँ पे ले लेते हैं एल्काइन का, RC ट्रिपल बॉन्ड CR'। अगर आप इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहे हो या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हो, उस बात पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेंगे। यहाँ पे आपने O3 जिंक वाटर ले लिया, सेकंड केस में आपने सिर्फ O3 वाटर या O3H2O2 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड केमिनोफोर या हॉट केमिनोफोर लिया है। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर इस तरफ ऑक्सीजन रखना है, इस तरफ ऑक्सीजन रखना है। यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, RCO C डबल बॉन्ड O R' में कन्वर्ट होता है। केवल एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटेगा, वो पाई बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिल रहा है। ये जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है, अगर इस तरफ हाइड्रोजन होता तो एक तरफ अल्डिहाइड दूसरी तरफ कीटोन बन जाता। अभी दोनों तरफ R है तो कीटोन देखने को मिल रहा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। डाइकार्बोनिल कंपाउंड अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो फर्दर ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड फर्दर ब्रेक हो जाएगा और दिस विल कन्वर्ट इनटू एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो अल्काइन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि अल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या देता है, डाइकार्बोनिल कंपाउंड। बात समझ में आती है। एल्कीन के लिए देख लिया, अल्काइन के लिए देख लिया। यहाँ पर नोट करके बस एक बात लिखेंगे हम लोग, नोट करके एक बात लिखेंगे, नोट करके बात क्या लिखेंगे, अगर हमारा अल्डिहाइड जो भी फॉर्म हो रहा है ओजोनोलिसिस से वो फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में फॉर्मल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी हाइड्रोजन होगा तो फिर वो कन्वर्ट इनटू CO2। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, इफ फॉर्मल्डिहाइड is formed in product, then by oxidative ozonolysis final product will be CO2। फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो CO2 होगा, वहां तक ऑक्सीडाइज हो सकता है। देखो कैसे, अगर मान लो मैं यहाँ पर
फॉर्मल्डिहाइड बनाता हूँ। कैसे भी आया होगा, मुझे भी नहीं पता कैसे आया होगा, यहाँ पर जो भी एल्कीन दी होगी उसके हिसाब से फॉर्मल्डिहाइड बन गया होगा। फॉर्मल्डिहाइड जो है, अगर इसको अपन ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फिर से पॉसिबल है। और कहाँ तक पॉसिबल है आपको पता है, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन करूँगा तो HCOH आएगा, दिस विल बिकम फॉर्मिक एसिड। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। अब आपको कॉमन नेम सिखा दिया भैया, फॉर्मल्डिहाइड है। यहाँ पर ये क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा, दिस विल बिकम फॉर्मिक एसिड। और अभी फॉर्मिक एसिड के पास फिर से एक हाइड्रोजन मौजूद है जो कि फर्दर OH में कन्वर्ट हो सकता है ऑक्सीडाइज होके। तो ये ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा OHCOOH में। और आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, हमें यहाँ से वाटर का रिमूवल करना है, अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है। तो दिस विल कन्वर्ट इनटू CO2, यहाँ से CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड बनता है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दिया है तो फाइनल प्रोडक्ट आप CO2 बना के होगे, केवल फॉर्मल्डिहाइड के केस में। बात समझ में आती है? ये पूरा का पूरा ब्यौरा था आपका एल्कीन और एल्काइन का ओजोनोलिसिस कैसे होता है। NCERT ने तो लाइन लिख दी बस, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से भी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। भैया कैसे बनाओगे, लिखो भी तो सही उसको, पूरा तो लिखते नहीं है, बस बात लिख देते हैं। खैर उनकी भी गलती नहीं है, किताब बहुत मोटी हो जाएगी, वैसे उतनी पढ़ने में आपको बहुत झिझक होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ यहाँ पर हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि प्रोडक्ट क्या बना के आना है। पोज करके नोट डाउन करने की हैबिट डालो, ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बचेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया है, इसका मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहा हूँ और इसी का मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहा हूँ। काफ़ी सारे वेराइटी के आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ध्यान से उसको सॉल्व करना। दोनों करना है आपको, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। बहुत सिंपल सी बातें हैं, फटाफट से इसको निपटा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 एग्जांपल्स ये करेंगे, फिर और सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, है ना। 7-8 एग्जांपल हम लोगों को इसके अंदर करने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है एकदम। और तीन टॉपिक खत्म होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोन, 3 टॉपिक खत्म होते हैं। तो क्या दिक्कत है, 3 टॉपिक के लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। हाँ भाई, आपने जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होगा, तो सर हमने यहाँ पे O कर दिया, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक तरफ से तो एसिटल्डिहाइड मिल रहा है और दूसरी तरफ से हमें फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। एक तरफ से एसिटल्डिहाइड मिल रहा है, दूसरी तरफ से फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। सर आपने बोला था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं करना, अगर हाइड्रोजन दिखे तो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देना है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया और फॉर्मल्डिहाइड कहाँ तक जा सकता है, CO2 तक जा सकता है, फॉर्मल्डिहाइड देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक तीर से 3 निशाने लगा रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों का प्रिपरेशन देखने को मिल रहा है। सेकंड थर्ड एग्जांपल अगेन पोज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस तरह से आपने ऑक्सीजन रखा होगा। अगर आप इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड और कीटोन, एसीटोन देखने को मिलेगा। एसीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं, लेकिन अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, वो एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। बात समझ में आती है। थर्ड नंबर वाला एग्जांपल आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं तो चलता रहूँगा भाई, आप लोगों को पोज करके ट्राई करना। आप जब चाहो जब स्पेस दबाओ पोज कर लो, है ना, या मोबाइल में देख रहे हो खट दबाओ पोज करके, खुद से ट्राई करो भैया, इतना लाड थोड़ी ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है और दूसरी जगह से भी कीटोन मिल रहा है, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि चाहे ऑक्सीडेटिव करवा लो चाहे रिडक्टिव करवा लो, दोनों से प्रोडक्ट सेम मिलेंगे। सर ये डैश क्या लगा है, अबे यही आइटम यहाँ कॉपीड है, यही आइटम यहाँ कॉपीड है। बात समझ में आती है, ये आइटम यहाँ कॉपीड है, ये आइटम यहाँ कॉपीड है, ऊपर वाला रिडक्टिव है, नीचे वाला ऑक्सीडेटिव है। आओ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, पोज करके नोट कर लीजिएगा। फोर्थ एग्जाम्पल है, वही अगेन ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव वाली बात है। फिफ्थ एग्जाम्पल, यहाँ पाई, इसमें सिर्फ आप लोग क्या करो, ऑक्सीडेटिव वाला ही सॉल्व कर लो, सिर्फ ऑक्सीडेटिव वाला सॉल्व कर लो। सिक्स्थ एग्जाम्पल हम लोग बेंजीन का लेते हैं, यहाँ पर बेंजीन लेते हैं और इसका भी सिर्फ आप रिडक्टिव वाला सॉल्व कर लो, सिर्फ रिडक्टिव वाला। फटाफट से सॉल्व करना है, समय कम है, माल ज़्यादा है।
अगेन यहाँ पे आप सिर्फ रिडक्टिव वाला सॉल्व कर लो, O3 जिंक वाटर, यहाँ पर देखो आप लोगों ने रिडक्टिव वाला क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे, भाई हमें तो एल्कीन जहाँ दिखे वहीं से उसको तोड़ देना है। एल्कीन जहाँ दिखे इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, काम ही खत्म हो गया हमारा। यहाँ पर पाई बॉन्ड O, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड O, यहाँ पर भी एल्डिहाइड, यहाँ पर भी एल्डिहाइड। अगर इसका ऑक्सीडेशन करना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, ये ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीडेटिव में। फिफ्थ वाला एग्जांपल, जहाँ जहाँ पर भी एल्कीन लगी हुई है आपके पास फुल छूट है, आप वहाँ पर उसको काट सकते हो ओजोनोलिसिस से। ये बात फुल पोज करके आप मतलब पोज करके खुद से ट्राई करो फुल्ली, है ना। यहाँ से आपने कट किया होगा, यहाँ पे O, यहाँ पे O, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा अलग हो चुका है, नीचे वाला हिस्सा अलग हो चुका है। ऊपर वाला हिस्सा अलग हो चुका है, वहाँ से ये आएगा, और नीचे वाला हिस्सा अलग हो चुका है, वहाँ से ये आएगा, और दोनों ही सेम है इसलिए 2 मोल ये बन रहे हैं, दोनों ही सेम है इसलिए 2 मोल ये बन रहे हैं, समझ गए। अलग अलग हो चुके हैं, प्लस कर दिया मैंने। यहाँ पे 6 वाला ट्राई करेंगे, जहाँ जहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा है वहाँ से ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, और यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक निकल के आ रहा है, फिर यहाँ से पूरा का पूरा ये निकल के आ रहा है, ठीक है। और तीसरा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, तीसरा यहाँ से निकल के आ रहा है, और तीनों ही सेम है, और तीनों ही सेम है। क्या बन रहा है, 3 मोल यहाँ पर आपको इस तरह का डाइकार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिल रहा है। 3 मोल आपको यहाँ पे इस तरह का डाइकार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिल रहा है। 7th वाला एग्जाम्पल रिडक्टिव वाला करना है, कुछ नहीं करना, एल्काइन दी हुई है। चलो एक बार खुद से ट्राई करो, पोज करो। हाँ भाई, तो आपने ट्राई किया होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरह से रखा होगा, तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड को हम तोड़ पाएंगे। रिडक्टिव है तो यहाँ पे कार्बोनिल और यहाँ पर भी कार्बोनिल, एक तरफ कीटोन एक तरफ एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। खल्लास, खत्म, ओजोनलिसिस फिनिश, समझ गए। बना लिया एल्डिहाइड कीटोन, बना लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों के दोनों मेथड हमने देख लिए, प्रैक्टिस भी कर ली। इससे ज़्यादा क्या चाहिए भैया। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर लिया, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करके देख लिया, एल्कीन अल्काइन का फॉर्मेशन, एल्कीन अल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन देख लिया, ठीक है। एक और रिएक्शन अभी बताता हूँ मैं आपको, फटाफट यहाँ तक नोट करके देखो, मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप, नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं इस साइड में। अगेन हम लोग वापस से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का प्रिपरेशन करेंगे एक ही रिएक्शन से। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे लिए है यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन, अगेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की मदद से हम लोग वापस से एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। एक तो ओजोनलिसिस से कर लिया, ठीक है। उस रिएक्शन का नाम होगा कुचरोव रिएक्शन। क्या नाम है, कुचरोव रिएक्शन। हालांकि एनसीईआरटी में नेम गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको नेम बता देता हूँ, कुचरोव रिएक्शन। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट लेंगे हम लोग, वो क्या लेने वाले हैं, एल्काइन सबस्ट्रेट लेने वाले हैं। एल्काइन यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट होगा, बात समझ में आती है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिएजेंट होगा, वो रिएजेंट क्या होगा, HgSO4 H2SO4 होगा। HgSO4 H2SO4 यहाँ पर हमारा क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा, बात समझ में आती है। यहाँ पर जो मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगा, वो मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑलरेडी ये सब बातें हम लोग हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट जो यहाँ पे मिलेगा, बहुत फेमस इंटरमीडिएट जो आपको शायद डर लगता होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, एनसीसी यहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अगर आप नहीं भी जानना चाहते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम बताने का है, आपकी इच्छा हो तो जानो, नहीं तो मत जानो। एनसीईआरटी तो 3 लाइन लिख के देता है, रिएक्शन भी लिख के नहीं दिया उसने, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलेगा। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है, दोनों तरह के कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। वो आपको एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो आपका कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपने कौन सी टाइप की एल्काइन यहाँ पर ली हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर वापस से मार्कोनिकोव रूल वाली बात आएगी, लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। तो मार्कोनिकोव
रूल लगेगा विदाउट रीअरेंजमेंट। यहाँ पे सारी की सारी बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, रिएक्शन लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे और उसका मैकेनिज्म देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आप लोग पोज करके नोट करते रहें। देखो समझते टाइम समझो, और फिर मैं बाद में बोलता हूँ पोज करके नोट करने को, इसीलिए बोलता हूँ कि समझने के टाइम पे नोट ना करें, समझ लें उसको पहले, ठीक है। यहाँ पर जो होगा वो रिजल्ट क्या होने वाला है, ओवरऑल रिएक्शन में होगा क्या, एडिशन होगा वाटर का, एडिशन ऑफ वाटर एट पाई बॉन्ड बाय मार्कोनिकॉफ रूल, बाय मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट यहां पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट, यहां पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वाटर का एडिशन होगा पाई बॉन्ड पे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है। रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या है हमारी, यहाँ पे मैंने कोई भी एक एल्काइन ले ली साहब, ये एल्काइन ले ली, जनरल एल्काइन ली, एक तरफ आर एक तरफ एच ले लिया, चाहो तो मैं दोनों तरफ आर भी ले सकता था, ठीक है। यहाँ से मैं HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको ट्रीट कर देता हूँ, HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, RCOH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर H, दिस OH एंड H बोथ विल कम फ्रॉम, दिस OH एंड H बोथ विल कम फ्रॉम वाटर। ये दोनों के दोनों कहाँ से आते हैं, हमारे सॉल्वेंट से ही आते हैं, ये दोनों हमारे कहाँ से आते हैं, सॉल्वेंट से ही निकल के आते हैं। सर तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड कहाँ बना, दिस OH एंड H, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, ये क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा, टॉटोमेरिज्म करके यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस पाई बॉन्ड विल कम हियर एंड हाइड्रोजन विल गो देयर, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और हाइड्रोजन वहाँ पर चला जाता है, इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। OH कहाँ पे जुड़ा है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जुड़ा है, ठीक है। आप इसमें शॉर्टकट भी लगा सकते हो, इसमें शॉर्टकट कैसे लगाओगे, इस तरफ OH इस तरफ H और उसके बाद टोटोमेरिज्म करना है, दिस इज व्हाट योर शॉर्टकट। जहाँ पर भी एल्काइन दियो वहाँ शॉर्टकट लगा दो, OH वहाँ लगेगा जहाँ पर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कैटायन ज़्यादा स्टेबल होने की संभावना होगी, ठीक है। और उसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहीं पे इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। HgSO4 जो है, HgSO4 विल ब्रेक डाउन इनटू Hg+2 और SO4-2, Hg+2 और SO4-2। मरकरी के पास बहुत सारे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज व्हाट आवर इलेक्ट्रोफाइल, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है, और लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो कार्बोकेटाइन नहीं बनाते, वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, यानी कि रिंग वाला कैटायन बनाते हैं, साइक्लिक रिंग वाला कैटायन बनाते हैं, जहां पर रीअरेंजमेंट होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल हम लोग लेंगे, पोस्ट करके आप लोग वहाँ तक की चीज़ें नोट कर लो, यहाँ पे सब कुछ मिटा रहा हूँ मैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिख के दे दी मैंने। मैकेनिज्म को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारी एल्काइन है वो एल्काइन अब इस Hg+2 के साथ, इस एल्काइन ने इस Hg+2 को इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा इलेक्ट्रोफाइल है आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं कि ये लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा, साइक्लिक रिंग वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन ना इस मरकरी पे है, ना इस कार्बन पे है, ना इस कार्बन पे, ओवरऑल डीलोकलाइज्ड कार्बोकेटाइन होता है, तीनों तरफ पे शेयर्ड कार्बोकेटाइन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर रास्ता ढूंढेगा कि मैं अटैक कहाँ पे करूँ। ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ से तो आ नहीं पाएगा, रिपल्शन लगेगा, तो अपोजिट साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे फील होगा। क्या बन गया यहाँ पर CH, यहाँ पर Hg पॉजिटिव बन गया है और यहाँ पर OH2+ देखने को मिल रहा है, OH2+ देखने को मिल रहा है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो SO4-2 हमारा पड़ा हुआ है वो SO4-2 Hg+ को वापस से लेना चाह रहा है, क्योंकि हमने HgSO4 को यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया है। किसकी तरह यूज़ किया है, एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस कार्बन पे अटैक मार के, और यहाँ से ये Hg+ जो है, थोड़ा सा देखो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे दोबारा से बताता हूँ, देखो ध्यान से,
ऐसे समझो ऐसे, यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है Hg प्लस जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस H को देके जाएगा, Hg प्लस अपना इलेक्ट्रॉन इस H को देके जाएगा, और Hg प्लस किस में बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन देके चल गया तो Hg प्लस 2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और Hg प्लस 2 जो है वो SO4 माइनस 2 के साथ HgSO4 बना लेगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस H को मिला, H अपने इलेक्ट्रॉन OH को देके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ पे OH, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। यानी कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, इसी वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आया है, यानी कि दोनों OH और H एक ही वाटर के मॉलिक्यूल से हमें देखने को मिल रहा है, सॉल्वेंट से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम क्या करवाएंगे, टॉटोमराइज करवाएंगे। ऐसा क्यों करवाते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कम होती है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारे लिए ज़्यादा बेहतरीन होता है। दिस विल कन्वर्ट इनटू RCOCH3, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए मैं यहाँ R ना लिखता, यहाँ पे मैं R नहीं लिखता, इसकी जगह पे H लिख देता, तो हर जगह पे H H H, यहाँ पर भी H आता, और अगर यहाँ H आता तो बताओ ये क्या बन जाता, एसिटल्डिहाइड बन जाता। यानी कि एकमात्र एल्काइन है जो कि हमें एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देती है इस रिएक्शन से, वो कौन सी है, इथाइन। इथाइन यहाँ पे हमें एसिटल्डिहाइड देगी, बाकी सारी एल्काइन जो है वो हमें यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका सिंपल सा मैकेनिज्म था, फटाफट से इसको प्रूव करके नोट डाउन करो, और खूब सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग करते हैं, खूब सारे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग करते हैं। सारे एग्जांपल यहीं पे देख लेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कब मार्कोनिकोव लगाना है, कब मार्कोनिकोव नहीं लगाना है, कब फर्क पड़ता है, कब नहीं पड़ता, कब एल्डिहाइड बनेगा और कब नहीं बनेगा। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन हमने करा दी HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ठीक है, फिर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH की करा देते हैं इसी के साथ, फिर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 की करा देते हैं इसी के साथ। बस 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं, इन 3 एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कब क्या कहाँ पे कैसे बनाना है। चाहो तो एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छे लेवल का लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, ये ले लो, है ना, इसी के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो आप यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली मैंने आपको बताया था शॉर्टकट लगाना है, इधर OH इधर H, दोनों ही एक जैसी सिचुएशन है, कहीं पे भी OH H रख लो। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका HC, यहाँ पर OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। इसको फर्दर आप टोटोमराइज करवाओगे तो टोटोमराइज करवा के यहाँ पर CHO और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। ये आपका एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, और एकमात्र एल्काइन जो कुचरोव रिएक्शन से आपको एल्डिहाइड प्रोडक्ट देगी वो कौन होगा, इथाइन होगा। बात समझ में आती। फिर सेकंड एग्जांपल, आप इधर OH रखोगे इधर H रखोगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल जहाँ पे स्टेबल केटाइन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, इट विल फर्दर टोटोमराइज एंड टोटोमराइज इनटू व्हाट, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, वेरी फेमस एसीटोन, वेरी फेमस एसीटोन। बात समझ में आती है। यहाँ पर आप OH और H कहीं पर भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों सिमेट्रिकल साइड है। तो जहाँ पर भी आपको मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड सिमेट्री देखने को मिलेगी, मार्कोनिकोव का कोई वर्क वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। कोई मार्कोनिकोव सोचने की जरूरत नहीं है। मार्कोनिकोव इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड एल्काइंस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या मिलेगा, CH3COH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, इट विल फर्दर टोटोमराइज इनटू व्हाट, ये टोटोमराइज करेगी और किस में बदल जाएगी, ब्यूटेन 2 ऑन में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्यूटेन ऑन या फिर ब्यूटेन 2 ऑन, जो भी आप लिखना चाहो। 2 लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि पता है वहीं पे बनेगा कीटोन। यहाँ पे आप करोगे, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, OH इधर रखें H इधर रखें, ऑब्वियस सी बात है OH आप इधर ही रखोगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट बहुत इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे फर्दर ये टोटोमराइज होगा और इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, ये वाला कीटोन, दिस कीटोन यू विल गेट। बस समझ में आती है। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको कराया, इससे पूरी क्लियरिटी आ जाती है। देखो 3 रिएक्शन पढ़ाने में इतना समय लग गया, NCERT उसको इतने सी जगह पे लिख दे रहा है। ठीक है, तो आपको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी बाय NCERT। वो एग्जाम्पल्स तो खूब अच्छे पूछ लेता है लेकिन वो इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करता है। बात समझ में आ रही है। तो आप प्लीज़ यहाँ पर एक एक
रिएक्शंस को ध्यान से देखते रहें और एनसीईआरटी पढ़ के आए जिससे आपको केवल आइडिया लग जाए कि हाँ ये चीज़ जो पढ़ा रहा है ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसको पढ़ाने दो और हमें सुनना है और हमें समझना है। बात समझ में आती है? थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।